बेटा आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वेव्स, जो कि 11th क्लास का अपना लास्ट चैप्टर है, लास्ट। और ये स्कोरिंग भी है ना, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, और ये आपको 12th में भी वेव ऑप्टिक्स में कुछ कुछ काम आने वाला है। तो सबसे पहले बात तो ये कि वेव क्या चीज़ है बेसिकली। तो वेव बेसिकली क्या चीज़ है बेटा, कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय द मीडियम पार्टिकल्स, बाय द मीडियम पार्टिकल्स। ये आप बोल सकते हो कि भैया बेसिकली क्या चीज़ है, इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय द ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, है ना। जो ये मीडियम पार्टिकल्स जो है बेटा, ये क्या करेंगे, बाय ऑसिलेशन। अब इनका ऑसिलेशन का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट क्या करेंगे, जो भी मीडियम पार्टिकल्स है वो एक पॉइंट से, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे बेटा। अब वो एनर्जी ट्रांसफ़र करने के दो तरीके हो सकते हैं। वो तरीका क्या हो सकता है कि लेट अस से कि मैं मीडियम पार्टिकल हूँ, मुझे कोई एनर्जी मिली और मुझे वो उस एंड पे पहुंचानी है, तो उसका एक तरीका तो ये है कि मैं खुद चल करके वहां पर जाऊं और उसको एनर्जी दे करके आऊं। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि मुझे एनर्जी मिली, मैंने क्या किया, जो बगल वाला जो पार्टिकल है उसको एनर्जी दे दी, उसने अपने बगल वाले को, और इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती चली गई। ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब एक बात और कि जहां एनर्जी ट्रांसफर होती है इन waves along with energy momentum is also transferred. Momentum is also transferred. जो लीनियर मोमेंटम है बेटा आपका, वो भी यहाँ पे ट्रांसफर होता है। अब बात करें कि जो वेव्स हैं बेसिकली, waves are of two types. दो टाइप्स की वेव्स हैं बेटा। एक है मैकेनिकल वेव्स, और दूसरा है बेटा आपका नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये आप 12th क्लास के अंदर इसका एक इंट्रोडक्टरी, एक छोटा सा चैप्टर है, वो चैप्टर आप पढ़ेंगे, तो वो आप पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर। अब बात करें कि मैकेनिकल वेव्स क्या होंगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होंगी, एक एक करके देखते हैं बेटा। तो मैकेनिकल वेव्स में क्या होगा कि जो यहाँ पे जो वेव होगी उसको ट्रैवल करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। इसको क्या ज़रूरत पड़ेगी बेटा, मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। जो नॉन मैकेनिकल वेव है उनको किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती बेटा, उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात लिखें कि इन मैकेनिकल वेव्स, नोट करो बेटा, इन मैकेनिकल वेव्स transfer of energy takes place by oscillation of medium particles। जो बेटा मीडियम पार्टिकल्स हैं उनके ऑसिलेशन के थ्रू क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में बात करें तो बेटा एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनका ऑसिलेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता है बेटा। ठीक है।
आगे की बात करें बेटा इसमें कि इट रिक्वायर्स ए मीडियम टू प्रोपगेट, यानी इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। इसकी बात करें तो नो नीड ऑफ एनी मीडियम, यानी कि आपकी जो ईएम वेव्स हैं बेटा, वो ईएम वेव्स आपकी ट्रैवल कर सकती हैं, वैक्यूम के अंदर भी ट्रैवल कर सकती हैं। अब मैकेनिकल वेव्स की अगर एग्जांपल की बात करें तो बेटा वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, वेव्स ऑन स्ट्रिंग जो है इसका एग्जांपल है ना, कि आप स्ट्रिंग के एक एंड से कोई वेव प्रोड्यूस करें, वेव पल्स प्रोड्यूस करें और उसके थ्रू जो ट्रैवल करती है वो आ गया। या हमारी जो साउंड वेव है वो भी मैकेनिकल वेव है कि उसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा, उसका एग्जाम्पल आपका क्या हो गया? उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो आपकी लाइट ही है। लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपकी एक्सरे हो गई, यूवी रेज हो गई, ये सब आपकी क्या है बेटा? ये सब की सब आपकी नॉन मैकेनिकल या ईएम वेव्स हैं। और आप एक नोट लिख लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं बेटा वो क्या कर सकते हैं? वो वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकते हैं। नोट करो जल्दी से। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया कि वेव क्या चीज़ है। तो वेव का मतलब बेटा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है एक तरीके से। नेक्स्ट इज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव। कोई भी वेव है बेटा, उसकी तीन मेन चीज़ें हैं, तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी। एक होगा उसका एम्पलीट्यूड, एक उसकी होगी फ्रीक्वेंसी और एक उसकी होगी वेलोसिटी। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। दूसरा होगा बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, frequency of the wave, and the third thing is velocity of the wave. एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को म्यू से और वेलोसिटी को वी से हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। अब एक एक करके हम देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहला कि एम्पलीट्यूड का डिस्कशन करें। तो पहली बात तो कि एम्पलीट्यूड है क्या चीज़? तो बेटा जो भी पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, उसका अपनी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा ऑन आइदर साइड, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप एम्पलीट्यूड बोलेंगे। इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the medium particle from its mean position on either side। किसी भी साइड हो सकता है बेटा वो, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, यानी जो भी उसकी मीन पोजीशन है उससे जो भी वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर सकता है वो। देखो बेटा ये मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट अस से कि ये कोई वेव है बेटा। तो देखो पार्टिकल, ये इसकी मीन पोजीशन है, तो यहाँ पे ये उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इधर ये है, ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ये है, ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा बेटा। यानी कि जो मैक्सिमम जो पार्टिकल का क्या है बेटा, आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो सब जगह सेम बराबर आने वाला है। किस केस में? अगर मीडियम लॉसी नहीं है तो, है ना। अगर मीडियम कैसा है बेटा? आइडियल मीडियम है। इन आइडियल मीडियम नो लॉस ऑफ एनर्जी
hence amplitude remains same or remains constant. अगर लॉसी मीडियम है, इन लॉसी मीडियम एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, मीडियम की जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं और बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन पर डिपेंड करता है। और क्या होगा बेटा, इन लॉसी मीडियम द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद टाइम, धीरे धीरे जो एम्पलीट्यूड है बेटा वो डिक्रीज होता रहता है। यानी कि लॉसी मीडियम में एम्पलीट्यूड इज डिसाइडेड बाय द मीडियम, जो मीडियम की जो प्रॉपर्टीज है वो डिसाइड करेंगी एम्पलीट्यूड को। जबकि आपका जो आइडियल मीडियम है ना बेटा, ये आइडियल मीडियम जो है इसमें क्या होगा, सोर्स विल डिसाइड द एम्पलीट्यूड। एक बार सोर्स ने जनरेट कर दिया एम्पलीट्यूड, वही एम्पलीट्यूड रहेगा, उसके एम्पलीट्यूड में कोई किसी तरह का चेंजेस नहीं आएंगे बेटा। बोलो क्लियर है क्या? एक बात और कि बेटा जो वेव्स के केस में हम रिजल्ट प्रूव भी करेंगे कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। एनर्जी ऑफ वेव इज डायरेक्टली proportional to the square of amplitude of wave, उसके प्रोपोर्शनल रहेगा बेटा। ये क्लियर है? नोट करो बेटा जल्दी से। Next is frequency of wave. फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव आपको क्या बताएगा कि नंबर ऑफ, कोई भी जो पार्टिकल है वो पर यूनिट टाइम में, पर सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है, ये आपको फ्रीक्वेंसी बताएगा। The number of oscillations completed by the particle per unit time, F इज इक्वल टू 1/t। तो बेटा इसकी जो ऐसा यूनिट है या तो पर सेकंड बोल दो आप उसको, या फिर आप उसको जो साइंटिस्ट हर्ट्ज हैं उनके नाम पे क्या लिख देते हैं, उसको हर्ट्ज हम डिनोट कर देते हैं। यानी कि पर यूनिट टाइम कितने नंबर ऑफ कंप्लीट हो रही हैं उसकी साइकिल्स, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पूरे हो रहे हैं, ये बात आपको कौन बताएगा? ये बात आपको फ्रीक्वेंसी बताएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत आपको ध्यान रहनी चाहिए कि वंस any source generated a wave, its frequency never changes
एक बार बेटा सोर्स ने कोई फ्रीक्वेंसी, कोई वेव जनरेट कर दिया, उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो उसी समय डिसाइड हो गया, वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकता, चाहे वो वेव किसी भी मीडियम में चली जाए, चाहे वह वेव किसी भी मीडियम में ट्रैवल करे, कोई भी फिनोमिना एग्जीक्यूट करे वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। यानी बेटा आप ये मान लो कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में पार्टिकल गया है तो भी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अब मान लो कि कोई पार्टिकल चाहे वो रिफ्लेक्शन करे, रिफ्रैक्शन करे, चाहे वो ट्रांसमिशन करे, किसी भी फिनोमिना में वो पार्टिसिपेट करे, उन सभी फिनोमिना में बेटा जो फ्रीक्वेंसी जो है आपकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कलर इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको असली नेचर अगर देखनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की या किसी भी वेव की, तो बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ो, वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको एक्चुअल आइडिया देगी कि ये एक्चुअल में कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अदरवाइज आप वेवलेंथ को देखकर अगर चलोगे तो बेटा वेवलेंथ तो हर मीडियम में बदलती चली जाएगी, स्पीड हर मीडियम में बदलती चली जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। तो जो असली नेचर जो वेव का है वो आपको ये फ्रीक्वेंसी ही बताएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी ही आपको क्या बताएगी बेटा, ओरिजिनल नेचर बताएगी। समझ में आई ये बात। अगली बात देखो बेटा, नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ वेव। तो भैया वेलोसिटी ऑफ वेव का क्या मतलब हुआ, जिस स्पीड के साथ एनर्जी को आप ट्रांसफर करते हो वही आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी वेलोसिटी ऑफ वेव कहलाती है। सो इट इज द स्पीड with which energy is transferred जिससे कि आप एनर्जी को क्या करते हो बेटा, ट्रांसफर करते हो। ठीक है, किसी भी मीडियम के थ्रू। यहां पे एक नोट लिखें कि वेव वेलोसिटी मेनली डिपेंड्स अपॉन द constituent particles of the medium through which wave travels। जहां से बेटा वेव ट्रैवल करती है, जिस मीडियम से वो ट्रैवल करती है, वही उसकी वेव स्पीड को डिसाइड करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा बेटा कि C इज इक्वल टू म्यू लेमडा। ये C क्या चीज़ है, ये स्पीड है, म्यू क्या चीज़ है, आपकी फ्रीक्वेंसी है। अभी बताएंगे लेमडा वेवलेंथ है, ये भी बताएंगे क्या चीज़ होती है बेटा। तो इसमें देखो आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ना बेटा म्यू, ये कांस्टेंट रहती है हमेशा। ये जो वेव स्पीड है और जो वेव लेंथ है बेटा, ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये दोनों क्या होंगी, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वेव जाएगी तो ये दोनों चीज़ें चेंज होंगी आपकी। अब और कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं बेटा,
द वेरी फर्स्ट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बारे में बात कर लेंगे और वेवलेंथ के बारे में भी बात करेंगे। और फेज के बारे में। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होगा बेटा? द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। भाई एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जो समय लगता है वही क्या कहलाएगा? वो उस वेव का टाइम पीरियड कहलाएगा बेटा। और इसको बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, और इसकी जो यूनिट है वो क्या है? वो सेकेंड इसकी यूनिट है। ये टाइम पीरियड हो गया आपका बेटा, है ना। और हम ये बात भी जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। बिल्कुल यही बात है कि वो उतने टाइम में, वो देख लेंगे कितने चक्कर पूरे हो रहे हैं पार्टिकल्स के। नेक्स्ट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ, तो ये आपने बेटा जब 9th क्लास में जब पढ़ा होगा तो आपने इस तरह का पढ़ा था। आप अगर याद हो आपको कि मान लो कि ये कोई वेव है, तो बेटा एक बात तो ये समझो कि पार्ट यहां से लेकर यहां तक का, यहां से लेकर यहां तक का बेसिकली क्या होता है? पार्टिकल को जो पूरा करने में जो समय लगता है वो टाइम पीरियड है। एक बात तो ये ठीक है। दूसरी बात बेटा कि ये हमने बता दिया था आपको कि ये आपका क्या चीज़ है? ये आपका एम्पलीट्यूड है, चाहे आप इसको एम्पलीट्यूड बोल लें चाहे आप इसको एम्पलीट्यूड बोल लें। अगली बात करते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ की अगर बात करें तो बेटा क्या है? ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना बेटा, इसको बोला जाता है क्रेस्ट, और बेटा इस पॉइंट को बोला जाता है आपका ट्रफ। तो क्रस्ट और ट्रफ जो है वो अल्टरनेटिवली एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ क्रस्ट फिर ट्रफ, या फिर से क्रस्ट मिलेगा। तो कहते हैं कि वेवलेंथ पता है एक्चुअल में क्या चीज़ है? कहते हैं किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो दूरी है वही वेवलेंथ कहलाएगी। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज नॉन एज वेवलेंथ। उसको बेटा वेवलेंथ कहेंगे, एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर। क्योंकि लेंथ मेजर कर रहे हैं, यानी कि बेटा ये क्रस्ट है आपका, ये भी क्रस्ट है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये आपकी लैम्डा कहलाएगी। या फिर ये मान लो कि यहाँ पे ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, इन दोनों के बीच की दूरी भी लैम्डा ही कहलाएगी। ये आपकी वेवलेंथ है। ये क्या है? आपकी वेवलेंथ है। नेक्स्ट इज फेज। द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन इज नॉन एज फेज। इसको बेटा फेज कहते हैं। ठीक है। अब ये क्या मतलब? जैसे कि बेटा आपने एसएचएम में, है ना, एसएचएम में आपने ऐसी इक्वेशन लिखी होगी कि लेट अस से कि y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई नॉट। ये इक्वेशन लिखी होगी। तो आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है? आर्ग्यूमेंट का मतलब कि साइन में जो भी आप इनपुट दे रहे हो ये सारा का सारा बेटा क्या कहलाएगा? ये सारा का सारा आपका फेज कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बेसिकली डिसाइड करेगा वेव के नेचर को कि कैसे वो ट्रैवल करेगी।
तो ये पूरा तो फेज कहलाएगा बेटा, और ये जो फाई नॉट है ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका फेज कांस्टेंट, या तो फेज कांस्टेंट या बेटा इसको आप क्या बोल सकते हो, इनिशियल फेज कहेंगे, इनिशियल फेज कहेंगे। और बेटा ये सारा का सारा किस में आना चाहिए, ये सारा का सारा आप रेडियन में लिखेंगे, यानी कि जो फेज है दैट मस्ट बी इन रेडियन, फेज रेडियन में लिखा जाएगा बेटा। तो ये आपका फेज हो गया, ठीक है। अब बेटा हमने मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स तो पढ़ लिया, अब आगे और फर्दर दो कैटेगरीज में वेव्स को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं हम लोग। दो कैटेगरीज वो कौन कौन सी हैं अपनी, एक है बेटा आपके कहलाएगी ट्रांसवर्स वेव, या ट्रांसवर्स नेचर भी बोल देंगे बेटा, कि वेव का कैसा नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर है ऐसा बोल देंगे। तो ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या होगा बेटा, कि जो पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, मीडियम पार्टिकल्स, वो जो वेव की जो डायरेक्शन है, वेव प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे। द मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट perpendicular to the direction of propagation of wave, direction of propagation of wave। यानी बेटा आप ये मान लो कि वेव जो है आपकी वो ऐसे ट्रैवल कर रही है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, मीडियम पार्टिकल जो है आपके वो इसके परपेंडिकुलर ऐसे ऑसिलेट करेंगे, इसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेंगे। तो इस तरह का जो नेचर है वो कैसा नेचर कहलाएगा, वो ट्रांसवर्स नेचर कहलाएगा। जैसा कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो भी ट्रांसवर्स इन नेचर है। वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, आप देखो वेव जो स्ट्रिंग के ऊपर जो वेव है वो आगे की तरफ ट्रेवल करती है, लेकिन पार्टिकल्स ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए ना, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, या आप कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लीजिए, वो भी बेटा कैसा है, वो भी ट्रांसवर्स इन नेचर है। अगला जो है आपका बेटा नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडिनल नेचर, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होगा बेटा, कि जो पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे वो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है या जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है, उसके पैरेलल पार्टिकल्स क्या करेंगे, पैरेलल पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे। द पार्टिकल्स oscillate parallel to the direction of एनर्जी ट्रांसफर बोल दो बेटा, या तो आप डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मान लो कि वेव इस तरफ मूव कर रही है बेटा, तो मान लो जो भी मीडियम पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे क्या करने वाले हैं, इस तरीके से वो ऑसिलेट करेंगे आपका, ठीक है बेटा। तो इसका जो एग्जांपल है वो है साउंड वेव, इसका जो एग्जांपल है वो है साउंड वेव एग्जांपल है बेटा आपका। तो ये बहुत बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन है वेव के बारे में, वेव की जो छोटी छोटी जो टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेव फंक्शन। तो बेटा ये जो चैप्टर है इसमें आपको कुछ फार्मूले हम डिराइव करेंगे, वो फार्मूले आपको याद रखने हैं और फिर उन्हीं पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं ना। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है ये, तो मैथमेटिकल पार्ट ज़्यादा है थोड़ा सा ना, मैथमेटिक्स काफ़ी यूज़ होगा इसमें। वेरी फर्स्ट इज वेव फंक्शन। वेव फंक्शन मान लो बेटा, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो बड़ी जल्दी इसको पकड़ जाएंगे।
मान लो कि ये कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स ना बेटा, ये मान लो कि कोई भी क्या है, ये या तो आप वेव मान लो कि वेव ऐसे कोई आई, कोई भी फंक्शन मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स कोई फंक्शन है और ये इस डायरेक्शन में ये वेव ट्रेवल कर रही है विद अ वेलोसिटी v, विद ए वेलोसिटी v। ये आपने ऐसा मान लो कि आपने t इक्वल टू 0 पर इस वेव की फोटो खींच ली, आपने इसका स्नैपशॉट ले लिया। अब t इक्वल टू टी पर यानी कि कुछ समय के बाद ये वेव आगे बढ़ चुकी होगी, इस तरफ जा रही थी, आगे आगे गई होगी कुछ। जब ये आगे गई होगी तो देखो आप जब इसका फिर से स्नैपशॉट लेंगे तो ये इक्वेशन आपको कैसे दिखाई देगी, ये वेव आपको कैसे दिखाई देगी, वेव आपको ऐसी दिखाई देगी, ये t इक्वल टू 0 पर, ये t इक्वल टू टी पर। तो अब आपसे कोई कहे कि यार आप मुझे बताओ इस वेव की इक्वेशन क्या बनेगी, अब आपसे कोई पूछे कि इस वेव की इक्वेशन क्या बनेगी किसी भी टाइम t पर, तो देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करें कि ये जो दूरी आई है इसको मैं कह देता हूँ लेट अस से कि ये x0 दूरी है, ये क्या दूरी है, ये x0 दूरी है। तो आप कैसे लिखोगे कि सर y इज इक्वल टू क्या होगी इक्वेशन, x माइनस x0, यही तो दूरी बनेगी, y बराबर x माइनस x0। और अगर आपसे कोई पूछे कि x0 क्या चीज़ है, ये x0 तो vt है भैया, ये v स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है, t टाइम में इतना ही तो दूरी तय किया है, तो वेलोसिटी इनटू t, तो y इज इक्वल टू आप कैसे लिख दोगे बेटा, y इज इक्वल टू x माइनस vt। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो ये वाली जो वेव आई है आपकी, इस वेव का क्या आ गया बेटा, ये इस वेव का वेव फंक्शन आ गया। अब और देखते हैं, और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, जनरल एक रिजल्ट करते हैं। ये y, ये x, और मान लो बेटा ये कोई वेव है आपकी और ये वेव को हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, माने कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये आपका t इक्वल टू 0 पर है और ये मान लो बेटा ये इस तरफ जा रहा है और ये किस स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है, ये v स्पीड के साथ ये ट्रैवल कर रही है। तो किसी भी टाइम t पर ये कुछ आगे जा चुकी होगी। अब आपको बताना है कि t इक्वल टू टी पर इसकी इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे। तो मतलब किसी भी टाइम t इक्वल टू टी पर जो इक्वेशन ये वेव इधर जा रही है तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी, ऐसे लिख देंगे बिल्कुल इसी टाइप से कि आपको x को रिप्लेस करना पड़ेगा, x माइनस वी टी से आप उसको रिप्लेस कर देंगे। समझ में आई बात, ये आपका वेव फंक्शन हो गया। यहीं से आइडिया लगेगा कि वेव कैसे ट्रेवल करने वाली है। तो आप एक नोट लिखें बेटा इसमें। अच्छा एक चीज और देख लें कि चलो लिख लो, इफ ए वेव इज ट्रैवलिंग, इफ ए वेव इज ट्रैवलिंग इन राइट डायरेक्शन। बेटा राइट डायरेक्शन का मतलब समझ में आ रहा है सभी को। राइट डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में अगर कोई वेव ट्रैवल कर रही है, वी कैन राइट इट्स वेव इक्वेशन एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी। कैसे लिख सकते हो आप, f ऑफ x माइनस वी टी। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ x एंड t आर ऑफ ऑपोजिट साइन, आर ऑफ ऑपोजिट साइन। देखो ये इसका ये नेगेटिव साइन और x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो ये दोनों अपोजिट साइन के हो सकते हैं। अच्छा बेटा एक बात ये भी हो सकती है कि इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ वी टी माइनस एक्स, ऐसे भी लिख सकते थे आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप उसको वी टी माइनस एक्स लिख लें, चाहे उसको x माइनस वी टी लिख लें, वो रिप्रेजेंट किसको करेगी, वो राइट डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली वेव को ही रिप्रेजेंट करेगी। बस ये इंपॉर्टेंट है कि x और t के जो साइन है वो अपोजिट होने चाहिए, कोई आगे और कोई पीछे लिखा जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगली बात जो कि कोई भी वेव जो लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, है ना, लेफ्ट ट्रैवलिंग वेव, तो बेटा जो लेफ्ट ट्रैवलिंग वेव है उसको कैसे लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वी टी।
एफ ऑफ एक्स प्लस वी टी इस फॉर्मेट में आप लिखेंगे, यानी कि क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड टी आर ऑफ सेम साइन। वो अगर सेम साइन के हो जाएंगे तो वो जो पर्टिकुलर वेव है वो आपकी कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, वो आपकी लेफ्ट साइड में ट्रैवल करेगी, लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर कोई वेव अगर राइट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी तो एक्स का और टी दोनों का कोफिशिएंट ऑपोजिट साइन का होना चाहिए, और अगर कोई राइट में अगर ट्रैवल कर रही है तो लेफ्ट में अगर कोई ट्रैवल कर रही है तो दोनों का जो साइन है, एक्स के कोफिशिएंट का भी बेटा और टी के कोफिशिएंट का भी जो साइन है वो सेम होना चाहिए। तो वो वेव किधर ट्रैवल करेगी, वो लेफ्ट में ट्रैवल करेगी। अब इस पे कुछ एक दो छोटे मोटे क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। देखो बड़ा क्वेश्चन है कि ए वेव पल्स इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एक वेव जो है बेटा वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यानी कि राइट हैंड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है ऑन ए स्ट्रिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। आगे क्वेश्चन में कह रखा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है y, दैट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 2 ओवर टी स्क्वायर प्लस 1। ये बेटा इक्वेशन है उसकी, इज गिवन बाय दिस। आपको बताना है एक्सप्रेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू t। किसी भी टाइम t पर आपको क्या बताना है बेटा, आपको उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बतानी है कि क्या होगा। देखो भाई जरा बात जरा ध्यान से समझो कि कैसे करेंगे। जो अब तक आपने जो ये वाली जो वेव इक्वेशंस लिखी थी बेटा, इन वेव इक्वेशंस के अंदर क्या हो रहा था कि ये x का फंक्शन था, यहाँ पे ये t का फंक्शन है। तो देखो आप एक बात जानते हो कि आप x बराबर vt लिख सकते हो ना बेटा, पोजीशन बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आप t को क्या लिख सकते हो, आप t को x बाई वी लिख सकते हो। तो यानी कि आपको कुछ नहीं करना, इस वाली इक्वेशन ये वाली जो आपका था बेटा उसको आप क्या करना पड़ेगा, आप इसको x बाई वी वाली फॉर्म में लिख सकते हो। देखो कैसे, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्या लिखो बेटा, t माइनस, भाई देखो t में से कुछ घटाओगे तो समय ही घटाना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, रिप्लेस x को किससे रिप्लेस कर दो, सॉरी x बाय v से रिप्लेस कर दो, क्योंकि अगर राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो ये नेगेटिव वाला फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। तो t को रिप्लेस करो, t माइनस एक्स बाई वी प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t माइनस x बाई वी, बेटा आपको 2 दे रखा है। ये आपका पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट आपको बता देगा। ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आपका वेव फंक्शन आ गया। अगर x का फंक्शन होता तो x को रिप्लेस कर देते x माइनस वी, t से t का फंक्शन है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा t माइनस एक्स बाई वी से। जो यूनिट है बेटा वो यूनिट तो आपको सेम ही रखनी पड़ेगी। और यही वेव अगर बेटा माइनस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करती तो मैं इस माइनस की जगह क्या रिप्लेस कर देता, प्लस से उसको रिप्लेस कर देता। ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए, नोट करो बेटा। ये और क्वेश्चन करते हैं जरा। देखो बेटा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है एट t इक्वल टू 0 ट्रांसवर्स पल्स इन अ वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय द फंक्शन। किसी भी t इक्वल टू 0 पर बेटा जो ट्रांसवर्स वेव है दैट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 6 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये किसी भी ट्रांसवर्स वेव की बेटा क्या है, इक्वेशन है, x और y मीटर में है। You have to write the function yxt that describes the pulse if it is traveling in the positive x direction। ये बेटा पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है
विद स्पीड ऑफ लेट अस से कि 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड के साथ ही ट्रेवल कर रही है। आपको इसकी वेव इक्वेशन लिखनी है कि वेव इक्वेशन क्या बनेगा। तो बेटा यहाँ पे x है तो x को तो रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, x माइनस vt से। हो गया सवाल, क्योंकि पॉजिटिव x में है ना, तो x माइनस vt से रिप्लेस करोगे। तो y इज इक्वल टू 6 ओवर x माइनस v बेटा 4 है इंटू टी का होल स्क्वायर प्लस 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड वेव इक्वेशन। ये आपकी क्या आ गई बेटा, ये आपकी वेव इक्वेशन आ गई है। नोट करो बेटा जल्दी से। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। बेटा या तो आप इसको प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बोल सकते हो या फिर इसको ट्रैवलिंग वेव भी बोल देते हैं बेटा, और ट्रैवलिंग वेव। हम साइनोसोडियल वेव्स जो हैं बेटा उससे डील करेंगे, है ना। जो साइनोसोडियल वेव्स हैं उसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसकी डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहे हैं कि किस तरह की इक्वेशन आएगी। देखो बेटा, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये जनरल इक्वेशन रहेगी किसी भी ट्रैवलिंग वेव की। ये बेटा क्या रहेगी, एक जनरल इक्वेशन है किसकी, किसी भी ट्रैवलिंग वेव की बेटा ये इक्वेशन है। ये जो k यहाँ पर आपने लिखा, पहली बात तो a जो है, ये a आपका क्या है, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें आप बेटा। a आपका एम्पलीट्यूड है, ये आपका एम्पलीट्यूड है। ये जो एम्पलीट्यूड आएगा यानी कि ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा, आप देखो कि बेटा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट जो बता रही है अलोंग वाई एक्सिस है, तो ए जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग आएगा, ए वाई एक्सिस के अलोंग आएगा। ये जो के जो आपका है के, ये बेटा आपका क्या कहलाए, ये के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, और इसको बोलते हैं बेटा एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा ये कहलाएगा। ओमेगा जो है वो ओमेगा आपकी क्या है बेटा, ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आप इस ओमेगा को कैसे लिख सकते हो, 2 पाई एफ, वो फ्रीक्वेंसी वाला जो फॉर्मेट है उसमें भी लिख सकते हो। और ये जो फाई नोट है आपका, फाई नोट क्या चीज़ है आपका, ये इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज और फेज कांस्टेंट। अब एक बात बेटा, आप अलग अलग बुक्स में देखेंगे तो कुछ जगह इसको क्या लिखा मिलेगा आपको, ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिखा हुआ मिल सकता है। अच्छा एक बात ये समझे कि देखो एक्स और टी दोनों का कोफिशिएंट ऑपोजिट साइन का है। इसका मतलब बेटा ये जो वेव है, ये वेव कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। फिर से जरा ध्यान दें बेटा, आपको 12th में फिर से काम आएगा। ये जो है के का जो कोफिशिएंट है ये डिसाइड करेगा कि वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। अगर यहाँ पे x की बजाय y लिखा होता तो वेव y डायरेक्शन में जाती, और फिर वो प्लस y में या माइनस y में जाएगी। ये कौन डिसाइड करेगा, ये इस t के और जो k का जो कोफिशिएंट है उसका साइन। जैसे कि यहाँ पे k का कोफिशिएंट x है तो x डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, और t और x का जो t और k का जो कोफिशिएंट है वो अपोजिट साइन के, इसलिए प्लस x डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। यानी कि यही इक्वेशन आपको देखो, ये तो प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली होगी। कोई कहे कि सर माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो माइनस एक्स डायरेक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं बेटा। माइनस एक्स डायरेक्शन के लिए इसको क्या लिख देंगे, साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाई नोट।
एक और चेंज आपको कुछ कुछ बुक्स में, कुछ कुछ क्वेश्चंस में मिल सकता है, जहां मैंने साइन लिखा है बेटा वहां पे आपको कोस मिल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां साइन और कॉस में अगर कहीं चेंज आए तो कुछ नहीं, वो ये फेज कांस्टेंट जो है, ये फेज है वो अपने आप संभाल लेगा बेटा। साइन और कॉस में π/2 का फेज डिफरेंस है तो वो यहाँ अपने आप एडजस्ट कर लेगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें वेव इक्वेशन याद रखनी है कि ट्रैवलिंग वेव जो है उसकी इक्वेशन होगी y = a sin of kx - ωt + φ0। अभी मैं कुछ देर के लिए इस φ0 को निग्लेक्ट कर देता हूं, अभी मान के चलता हूं कि फॉर सम टाइम φ0 इज 0। अभी कुछ क्वेश्चंस के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा तो भी कोई नहीं, बट जो एक्चुअल में मैं थोड़ा सा आसान वाला फॉर्मेट है वो बनाना चाह रहा था। तो आप इसको एक फॉर्मेट तो बेटा ये हो गया इस इक्वेशन, ट्रैवलिंग वेव की एक फॉर्म तो आपकी ये बन गई है। और देखो क्या बन सकता है, y = a sin of, बेटा आप k की जगह क्या लिख सकते हैं, 2π/λ × x माइनस ωt, है ना, क्या लिख सकते हो, -ωt लिख दो आप उसको। आप ओमेगा को भी तो देखो एक फॉर्मेट में लिख सकते हो, 2π/λx - 2π टाइम पीरियड वाला t = 2π/ω जो होता है बेटा, वहां से आप ऐसे लिख सकते हो। तो एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मेट आपके पास आ रहा है, y = a sin of 2π कॉमन x/λ - t/T। ये आपका दूसरा फॉर्मेट आ गया है ट्रैवलिंग वेव का। दिस इज योर सेकंड फॉर्मेट बेटा। तो दो फॉर्मेट आपको मिल चुके हैं, दो फॉर्मेट मिल गए हैं आपको। एक तो बेटा सबसे पहला फॉर्म कि साइन ऑफ kx - ωt, दूसरा ये वाला फॉर्मेट मिल गया साइन ऑफ 2π x/λ - t/t। ये फॉर्मेट आपको मिल गया, ठीक है। आप यहां से एक फॉर्मेट और बना सकते हो बेटा, देखो कि y = a sin ऑफ, मैं क्या करता हूं कि 2π तो ऑलरेडी हमने कॉमन लिया ही हुआ है, मैं अब एक काम और कर लेता हूं कि मैं यहां से लैम्डा को भी कॉमन ले लेता हूं, 2π/λ, ये बेटा x बन गया -λ/t × t। लैम्डा डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसने t समय लिया, यही तो स्पीड है वेव की। ये क्या चीज़ है बेटा, दिस इज योर वेव स्पीड। अब जरा देखो ना कि भाई टाइम पीरियड आप इसको किसको कहते हो, कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही वेव पूरा एक चक्कर पूरा हो गया, तो इतना दूरी तो लैम्डा है और टाइम t है, तो ये स्पीड आ गई, λ/t इज स्पीड ऑफ द वेव। तो यहाँ से इसको v से रिप्लेस कर देता हूँ, a sin ऑफ 2π/λ x - vt। ये एक और फॉर्मेट आ गई बेटा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक छोटा सा चैप्टर 12th क्लास के अंदर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें से सभी यही इसी तरह की चीज़ें आपको काम आने वाली हैं। तो ये आपका एक और फॉर्मेट आ गया बेटा। आप यहाँ पे देखोगे कि t = 0 और x = 0 पे y की वैल्यू 0 आ रही है। t = 0 पर x = 0 पर y की वैल्यू क्या आ रही है, आपकी 0 आ रही है। ये आपके अलग अलग फॉर्मेट्स हो गए बेटा, क्या, जो आपकी वेव इक्वेशन है उसके। क्लियर है सभी को? ये आपकी 3 फॉर्मेट है किसी भी ट्रैवलिंग वेव को लिखने के, ठीक है बेटा। अब जरा बात समझते हैं, ये जो फेज की जो बात कर रहे थे, और देखो बेटा अगर ये तो हमने जो इक्वेशन लिखी है इनमें मैंने कोई फेज कांस्टेंट कंसीडर नहीं किया है। फेज कांस्टेंट होगा तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इन सब में क्या कर देंगे, φ0 और ऐड कर देंगे। हम क्या कर देंगे बेटा, φ0 और ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब ये जो फेज, जो इनिशियल फेज जो है, इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ये जो फेज है ना आपका इनिशियल फेज, या जिसको आप फेज कांस्टेंट बोलते हो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। दिस फेज कांस्टेंट कैन बी, और दिस इनिशियल फेज कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, दोनों हो सकते हैं वो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फेज कांस्टेंट। क्या मतलब है इनका, समझते हैं बेटा। देखो मैं कोई इक्वेशन लिखूं, y = a sin ऑफ kx - ωt + φ0 लिखूं एक तो,
एक मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव नोट। दो बातें हैं, दो इक्वेशंस में लिख सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये तो जो है ये वाला कहलाएगा आपका क्या, ये तो पॉजिटिव फेज कहलाएगा, पॉजिटिव फेज कांस्टेंट, और ये आपका क्या कहलाएगा, ये नेगेटिव फेज कांस्टेंट कहलाएगा। तो ये मैथमेटिकली तो समझ में आ रहा है, वेव की टर्म्स में कैसे समझे ये समझो जरा आप। एक बात देखो कि एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 पर, इसको बेटा y1 से लिख लेता हूँ, इसको y2 से लिख लेता हूँ। t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 पर y1 की वैल्यू बेटा आपकी क्या आएगी, a साइन ऑफ फाइव नोट आएगी, माने पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर y1 इज पॉजिटिव, एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0। अगर आप y2 की बात करें बेटा तो y2 आपका क्या आएगा, a साइन ऑफ माइनस फाइव नोट, क्योंकि t भी 0 पुट कर दिया, x भी 0 पुट कर दिया, तो y2 इज इक्वल टू क्या आया बेटा, माइनस ऑफ a साइन फाइव नोट। यानी कि इनिशियली ये वाला पार्टिकल y की वैल्यू इसकी पॉजिटिव आएगी कुछ, और इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो जो पॉजिटिव फेज कांस्टेंट है उसका मतलब समझ लेते हैं कि वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये वेव एक्चुअल में ऐसे बनी होगी बेटा, इस तरीके से बनी होगी, ये y के अलोंग और ये x के अलोंग। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पॉजिटिव फेज कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पॉजिटिव फेज कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पार्ट है ये आपका इनिशियल फेज कांस्टेंट हो गया। नेगेटिव के केस में बात करें बेटा तो आप देखो कि आपकी इनिशियल वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, आपकी इनिशियल वैल्यू क्या आनी चाहिए, वो नेगेटिव आनी चाहिए। इस टाइप का कुछ इक्वेशन आप यहाँ पे देखो कि आपकी y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, आपकी y की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आ रही है, ये आपका नेगेटिव फेज है। नेगेटिव फेज कांस्टेंट। और ये पार्ट हम एसएचएम में पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो इक्वेशन है उनका कैसे पता लगेगा कि वो दोनों सेम फेज में है या फिर दोनों ऑपोजिट फेज में है, या क्या फेज डिफरेंस होगा। हल्का सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ बेटा कि पहली बात तो कि जब भी दो वेव्स में या दो इक्वेशंस में आपको फेज कंपेयर करना हो तो मेक श्योर कि या तो वो दोनों साइन के फंक्शन हो या दोनों कोस के फंक्शन हो। मान लो कि आप ऐसे लिखें बेटा y1 इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, और y2 आप लिख दें ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। तो आप देखो इसका फेज ओमेगा टी और इसका फेज ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट है, तो ये वाला लीड कर रहा होगा, इसकी वैल्यू हमेशा आगे रह रही होगी। और कितना डिफरेंस है, फाइव नोट का डिफरेंस है। तो फाइव नोट में क्या कह दूंगा भाई, सीधी सी बात है, आपको एक के फेज में से दूसरे वाला माइनस कर देना है। आप जरा सोचो कि मैं अगर ऐसा करूं कि ओमेगा टी माइनस फाइव नोट, यू विल गेट माइनस फाइव नोट। माइनस का मतलब क्या हुआ कि ये लैग कर रहा है, आपने पहले वाले में से दूसरा माइनस किया है तो ये लैग कर रहा है। अगर आप बेटा क्या करते ओमेगा टी प्लस फाइव नोट माइनस ओमेगा टी, इसका मतलब कि हाँ ये वाला बड़ा है तभी तो पॉजिटिव आया, ये लीड कर रहा है। तो दिस इज हाउ वी विल डील विद दीज इक्वेशंस। और फेज का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो हमने बताया। नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा हम क्या करेंगे, ये जो हमने इक्वेशंस करवाई हैं, आप ये मानिए कि मोस्ट ऑफ द जो नेक्स्ट क्लास है मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं इक्वेशंस के ऊपर जो हम क्वेश्चंस करेंगे उन्हीं के बारे में, जो ये इक्वेशंस पढ़ी इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इतना आप बहुत अच्छे से करिए, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।